डायमेंशंस। सो बेसिकली सबका पहला लेक्चर है आज, है ना, जिसमें हम डिस्कशन शुरू करने वाले अबाउट पहला टॉपिक ऑफ द फिजिक्स। एक्चुअल में पहला टॉपिक फिजिकल वर्ड है, बट फिजिकल वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, तो हम उसको ऐसे सेपरेट टॉपिक बोल के नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट होती है इन जनरल बाकी के टॉपिक के डिस्कशन में ऑलरेडी इंक्लूड होती है, इसलिए हम फिजिकल वर्ड को अलग से नहीं पढ़ते, ठीक है। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फिजिक्स। फिजिक्स, फिजिक्स मतलब क्या होता है? फिजिक्स तो पढ़ना है, इट्स ओके, बट फिजिक्स मीन्स व्हाट? वेरी गुड। फिजिक्स मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर। देखो बेसिकली क्या होगा, कोई नोट्स आप अगर रेफर कर रहे होंगे तो वहां पे फिजिक्स की एक बनाई हुई डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस अँड दॅट, बट टेक्निकली अँड सायंटिफिकली फिजिक्स कॅन नॉट बी डिफाईन्ड, असं कोण सांगतं? एनसीईआरटी सांगते. कोण सांगतं? स्टेट बोर्ड सांगतं. आणि आपण काय करतो? एनसीईआरटीला फॉलो करतो. इसलिए इसके बाद में हम फिजिक्स को डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स मतलब क्या होता है, हमारे पास बस इतनी इंफॉर्मेशन है, फिजिक्स इज द, राइट डाउन, फिजिक्स इज द, ली लगा, स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स को पढ़ना मतलब क्या करना? नेचर को पढ़ना, इतने हम फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स का फिजिक्स मतलब क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। अब ये आया कहां से? तो उसके लिए देखो बेसिकली फिजिक्स ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है नेचर। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है नेचर, एंड संस्कृत में ट्रांसलेशन होता है भौतिकी। म्हणजे फिजिक्स बद्दल ऍक्च्युअल मध्ये आपल्याला या दोनच गोष्टी माहिती आहे की इंग्लिश मध्ये फिजिक्स का मतलब है नेचर, संस्कृत में भौतिकी। नेचर का मतलब है ना, झाड़, हवा, पानी, पाउस, ठीक है, ये सब हमारे सराउंडिंग में जो कुछ है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं, मतलब भौतिकी बोलते हैं, मतलब हमारा फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम फिजिक्स पढ़ेंगे मतलब नेचर को पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, देखो जब भी हमें नेचर को पढ़ना है तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है, एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज कौन सा है कि जो कुछ भी हमें पढ़ना है वह सब कुछ हमारे सराउंडिंग में ही है, एंड डिसएडवांटेज क्या है? जो भी हमें देखना है और पढ़ना है उसमें कोई भी बातें हम नेचर से मतलब डिस्कस नहीं कर सकते। कस काय होतं झाडाला विचारून, है की नाही? पाणी मुळांकडे येतं, पानांकडे कस काय जातं भाऊ, ते सांगणार आहे का आपल्याला? मतलब हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो हमें आंसर नहीं देगा। मतलब ये सारी जो स्टडी चलेगी फिजिक्स की, ये चलती है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन, मतलब जेवढे सायंटिस्टचे नाव मध्ये मध्ये आपल्याला येत राहणार आहे, या लोकांनी काय केलं आयुष्यभर? नेचर को ऑब्जर्व किया, एंड ऑब्जर्वेशन के बाद में जो कुछ भी उनके समझ में आया था उन्होंने क्या किया? कंक्लूजन के फॉर्म में हमारे लिए लिख के रखा, आपल्याला फक्त ते स्टडी करायचं, कळालं? तो इसकी वजह से होता क्या है, देखो मतलब फिजिक्स पढ़ने की गम्मत कैसी है, जैसे चेस गेम चल रहा है, 2 प्लेयर चेस का गेम खेल रहे हैं आणि आपण बाजूला उभं राहून चेस गेम बघतोय। लिमिटेशन क्या है कि हमारी लैंग्वेज एक दूसरे को आती नहीं है, तो देख के हम चेस गेम समझ सकते हैं क्या? समझू शकतो ना, एवढं का मंद असतो का आपण, ठीक है। वहां पे हम देख सकते हैं कि हर बार क्या है, वहां पे अगर एलिफेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, असं काहीतरी असतं ना। मतलब देख के हम उसको ऑब्जर्व करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स तो हम कंक्लूजन बना सकते हैं, एंड वो कंक्लूजन अगर हमने नोट डाउन किए और उन सबको कंबाइन किया तो हम चेस गेम को समझ सकते हैं। तर आपला फिजिक्स पण तेच करतोय नेमकं, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, देखो कभी कभी हमारे ऑब्जर्वेशन गलत हो सकते हैं, कभी कभी ऑब्जर्वेशन गलत हो सकते हैं, कळणार नाही आपल्याला। जसं की नॉर्मल तो असतो, है की नाही, त्याला त्यांनी समोर नेलं, मग आपण काय म्हणणार की तो स्ट्रेटच जातो, स्ट्रेटच जातो का? तो स्ट्रेटच जातो, बरोबर है, ठीक है। तो कभी कभी मतलब चेंजेस हो सकते हैं, मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था वो 100% करेक्ट होगा, इसका कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं होता है। इसलिए एनसीईआरटी फिजिकल वर्ड में और एक पॉइंट ऐड कर देती है कि देयर इज नो फाइनल कंसेप्ट इन द फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे असं 100% कोणीच सांगू शकत नाही की ही कन्सेप्ट म्हणजे हीच आहे आणि फायनलच आहे। त्याबद्दल आपण फक्त एवढंच सांगतो की आतापर्यंतच्या ऑब्झर्वेशननुसार आपण जे ऍक्सेप्ट केलेले त्याच्या अकॉर्डिंग ही कन्सेप्ट अशी आहे, आजपर्यंत जे आपण ऍक्सेप्ट केलंय, बट इन फ्यूचर उसको स्कोप है वो चेंज हो सकती है। जिसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपको मालूम होगा कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, बरोबर, एंड हर एक एटम किससे बना है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से, जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनके सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन कौन परफॉर्म करता है? इलेक्ट्रॉन। ये हम आज की डेट में पढ़ते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। सबसे पहले एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल अनकटेबल एटोमास, ऐसे किसने बोला था? जॉन डाल्टन ने बोला था।
1808 में. हे असायला पाहिजे तुम्हाला. केमिस्ट्रीचा पहिला टॉपिक आहे स्ट्रक्चर ऑफ एटम. आठवते का? ये आठवायला पाहिजे. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है सबसे पहले एटॉमिक मॉडल की रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसने दी थी? वैसे तो महर्षि कर्नाद ने दी थी, है ना. एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ अणु, अणु इज मेड अप ऑफ रेणु, एंड अणु एंड रेणु परमाणु, है ना. लेकिन अणु रेणु परमाणु को हम पढ़ते नहीं, हम क्या करते हैं, यूरोपियन साइंस पढ़ते हैं. तो उसमें सबसे पहले एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, ये किसने बोला था? जॉन डाल्टन ने. लेकिन डाल्टन ने साथ में ऐसे भी बोला था, एटम इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल अनकटेबल पार्टिकल. कैसा है? इंडिविजिबल है, ज्याला आपण डिवाइड करू शकत नाही. अनकटेबल आहे, जिसको आपण कट नाही कर सकते. कोण? ॲटम. असं कोणी सांगितलं होतं? डाल्टननी. कधी? 1808 मध्ये. आपण जर म्हटलं असतं की नाही ह्यो बोलला म्हणजे विषय संपला आणि हा 100% खरं सांगतोय, त्यावर जर आपण विश्वास ठेवला असता तर आपला किती घोळ झाला असता कळतंय का? हे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नसते तर आज आपल्याला ऑनलाइन लेक्चर पण घेता नसते आले. येते लक्षामध्ये. लेकिन हमने वहां पे एक पॉइंट ऐड करके रखा है कि देयर इज नो फाइनल कंसेप्ट इन द फिजिक्स. स्कोप है वहां पे. तो जब तक हमें दूसरी बात मालूम नहीं थी तब तक हम 1808 से लेके 1896 तक उसी को फॉलो करते थे कि नहीं असच है, एटम इज ए अनकटेबल, एटम इज ए इंडिविजिबल. लेकिन उसी बीच क्या होता है 1896 में? वेरी गुड, जे थॉमसन आता है. और जे थॉमसन क्या करता है? क्या करता है जे थॉमसन? सीआरटी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है. एंड इस एक्सपेरिमेंट में कंक्लूड करता है कि एटम से कैथोड रेज निकल रहे. क्या कंक्लूड करता है कि एटम से कैथोड रेज निकल रहे. कैथोड रेज मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन बोला गया. फिर ये बात ऑब्जर्व करने के बाद थॉमसन बोलता है कि जर या डाल्टननी सांगितलं हे खरं असेल कि एटम अगर अनकटेबल है, उसके अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से. फिर करेक्शन के लिए वो क्या करता है, खुद का एटॉमिक मॉडल लेके आता है और जिसमें एक्सप्लेन करता है कि एटम इज ए तरबूज, वाटरमेलन मॉडल, जिसमें सीड्स का मतलब कौन है? इलेक्ट्रॉन है. प्लम पडिंग मॉडल है, मतलब एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. बदल फिजिक्स. फिर हमने क्या किया, थॉमसन की थ्योरी एक्सेप्ट की और वो पढ़ ली. बट आपण एक पॉइंट ऍड करून ठेवला होता, देयर इज नो फायनल कन्सेप्ट इन द, म्हणजे 100% आपण विश्वास ठेवत नव्हतो. बट दूसरा ऑप्शन नहीं, तोपर्यंत आपण त्यांना फॉलो करतो. उसके बाद क्या हुआ, 1909 में रुदरफोर्ड ने एटम को ही फोड़ दिया, है ना. बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल. एंड एटम फोड़ने के बाद रुदरफोर्ड बोलता है कि अरे ये सगळे येड्यावानी काही सांगत होते. एटम कैसा है? हॉलो स्फीयर. एटम क्या है? हॉलो स्फीयर है, जिसका 99% पोर्शन हॉलो है. आपल्याला वाटतं आपली बॉडी कंप्लीट आहे, 99% हॉलो आहे. बोर्ड दिसतो 99% हॉलो आहे. आपल्या सराउंडिंगला जे सगळं काही दिसतं यांना बनवणारा ॲटमच 99% हॉलो आहे. त्यामुळे सगळं काही आहे ते कसं आहे? हॉलो आहे. फक्त आपले आईज एवढ्या स्मॉल लेवलला डिफरन्शिएट करू शकत नाही, म्हणून आपल्याला दिसतं सगळं, म्हणून बरं आहे. कळालं ना? नाही तर कसं दिसलं असतं बघा ते. मतलब ये प्रैक्टिकल थ्योरी थी. एटम को फोड़ दिया और फिर बोला कि एटम एक हॉलो स्फीयर है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर होती है, जिसको न्यूक्लियस बोला गया था. और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. उसने तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ बोला था. परत आपण नवीन काहीतरी मिळालं, आपल्याला फिजिक्स शिकायला भेटलं, भारी वाटलं, बरोबर. बट उसके बाद में क्या हुआ, अगेन नील्स बोर आया और नील्स बोर ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि जर हा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करतो, एवरी सर्कुलर मोशन तो एक्सेलरेटेड मोशन है. एंड चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है तो चार्ज को क्या करना पड़ता है? एनर्जी इमिट करनी पड़ती है. कसं तुम्हाला हळूहळू कळेल फिजिक्स मध्ये. अगर इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में, तो वो क्या करता है? एनर्जी इमिट करता है. मतलब आपल्या मोबाईलचं वर्किंग तसंच चालतं. आपल्याला वाटतं आपण फोन लावतो, बट आपण फोन लावत नाही, आपण काय लावतो? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव लावतो. कळालं ना काय होतं मेकॅनिज्म? नंबर डायल करते, कॉलिंग कर दी हमने, फिर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है ना. प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. एग्जीक्यूट होने के बाद बैटरी होती है, बैटरी से करंट निकलता है. मोबाईल फोडून बघा, आता नाही पण मागं बॅक कवर रिमूव्ह व्हायचे. मागच्या साईडला एक छोटासा कॉपरचा टॉवर असायचा मोबाईलमध्ये, है ना. तो वो टॉवर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट कैसा? एक्सेलरेटिंग करंट फ्लो होता है. एंड ये करंट फ्लो होने के बाद वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करता है. ये वेव सब डायरेक्शन में निकलता है. फिर हमारे सराउंडिंग में मोबाइल के टावर्स होते हैं, है ना, एंटीना. तो वहां पे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव होता है. वो क्या करता है? रिसीव करने के बाद उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देता है, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ा देता है, अगेन उसको इमिट कर देता है. कहाँ पे? सैटेलाइट में. सैटेलाइट फिर उसको रिसीव करता है. मग सॅटेलाइट फाइंड करतो की हा नंबर कुठं होता, कोणत्या देशात आहे, कोणत्या राज्यात आहे, कोणत्या सिटीत आहे, कोणत्या क्लासमध्ये, कोणत्या क्लासरूममध्ये आहे. ठीक है. एंड फिर वहां पे लाइन डायरेक्ट रिडायरेक्ट की जाती है. उस टावर पे अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है. टावर अगेन वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया सराउंडिंग के एरिया में स्प्रेड करता है. सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारे मोबाइल के ऊपर, सारे टीवी के ऊपर, सारे फॅन के ऊपर, आपल्या बॉडीवर पण प्रत्येक वेळी बंबार्ड होतात जेव्हा कोणालाही फोन येतो तेव्हा. पण प्रोग्रामिंग क्या होती है? जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एंड हमारे मोबाइल की,
मतलब जो नंबर डायल किया था ना उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे क्या होता है, मोबाईल रिंग करताय, मग आपण हॅलो म्हणतो, ते हॅलो असं इकडं फिरतं आणि परत येतं, कळालं ना. ये सब मैकेनिज्म होता है. उसी में बोला गया था कि चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट होता है, बट अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा मतलब एनर्जी इमिट करेगा, बट केस देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अकॉर्डिंग टू उसकी एनर्जी उसको ऑर्बिट मिलता है. मतलब जो एनर्जी, ज्याची एनर्जी कमी है तो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है, एनर्जी बढ़ गई और ऊपर के ऑर्बिट में, एनर्जी और बढ़ गई आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. समझ में आ रहा है ना. तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन ने, फास्ट नहीं होते मी बोललेलं, कळते ना सगळ्यांना, ओके. अगर वैशाली कळते ना बेटा, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को इमिट कर दिया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल कम होगी, एंड अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 न्यूक्लियस के ऊपर स्पाइरल पाथ फॉलो करके गिरना चाहिए. एंड अगर ऐसे हो गया तो कोई भी एटम फिजिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उभी नहीं करेगा. म्हणजे हा फॅन आपल्याला वरती दिसत होता, मध्येच तिथं पाणी होऊन तो खाली पडणार, कळतं है ना. कोई भी प्रॉपर्टी वो ओबे नहीं करेगा अगर सारे इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस के ऊपर गिर रहे तो. बट असं प्रॅक्टिकली होतं का, मग का होत नाही याचा आन्सर रुदरफोर्डकडं, मग त्याचे आन्सर नील्स बोरने दिले अरेंजमेंट करून. बोर के 3 पोस्टुलेट, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन. उसके बाद भी हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी. फिर उसके बाद में 1928 में गोल्डस्टेन आता है, और गोल्डस्टेन क्या करता है, प्रोटॉन की डिस्कवरी करता है. उसके बाद में 1931 में चार्विक क्या करता है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करता है. मग आपल्याला कळतं ॲटम मध्ये 2 पार्टिकल असतात, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन. ही कधी 1931 का जो हम सिलेबस में स्टडी करते हैं. आज की डेट में जो एटॉमिक मॉडल है, स्टैंडर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके अकॉर्डिंग एटम इज मेड अप ऑफ 17 पार्टिकल. कळालं ना. कितने पार्टिकल्स आहेत, 17 पार्टिकल, 17 पार्टिकल. आणि लास्ट का पार्टिकल आत्ता सापडला आपल्याला 2-5 वर्षापूर्वी. समझ में आ रहा है. त्यामुळे सिलेबस मध्ये अजून इन्क्लूड नाही केलं, बट वो भी कन्फर्म नहीं है, आगे जाके चेंज होने वाला है. हे सगळं आपण का डिस्कस करतोय, बिकॉज देर इज नो फायनल कन्सेप्ट इन द फिजिक्स. पण याचं टेन्शन तुम्हाला घ्यायची गरज, कळालं ना. तुमच्या 2-4 जनरेशन निघून जातील तेव्हा काहीतरी चेंज होईल, त्यामुळे आपल्याला काही फरक पडत नाही. ठीक आहे. फिजिक्स को बुक आठवत नाही मला, त्या बुकच्या सुरुवातीलाच त्यांनी व्हॉट इज फिजिक्स म्हणून एक्सप्लेन केलंय. त्यांनी सांगितलं की ॲरिस्टॉटलनी काहीतरी एक्सप्लेन केलं, ते सगळं चुकीचं होतं म्हणून गॅलिलिओन सांगितलं, जे गॅलिलिओन सांगितलं ते न्यूटननी करेक्ट करून सांगितलं, जे न्यूटननी सांगितलं ते आईन्स्टाईन येऊन सगळं बिघडून परत निघून गेला, आणि आपण आता काय करतोय, सगळ्या गोळामध्ये फिरतोय, इकडं तिकडं स्टडी करतोय. इज कॉल्ड एज फिजिक्स असं त्याने डिफाईन करून दिलेलं आहे. ठीक आहे. बट आपल्याला या सगळ्या गोष्टींचा विचार नाही करायचा, बट एक सब्जेक्टबद्दल तुम्हाला आयडिया पाहिजे म्हणून आपण हे सगळे डिस्कस करत होतो. कम टू द पॉइंट. तो फिजिक्स मतलब क्या है, नेचर है. क्लियर हो गया सबको. नेचर के बारे में 2 बातें आपको याद रखना है कि फिजिक्स मतलब अगर नेचर है तो फिजिक्स का जो स्कोप है, स्कोप मतलब क्या, कि फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हमें मालूम ही नहीं है. कैसे मालूम नहीं है, देखो फिजिक्स में हमें वो पढ़ना है जो हमें विजिबल है. विजिबल म्हणजे जे डोळ्यांनी दिसतं उसको भी हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में. उसके साथ साथ जो इनविजिबल है, जैसे कि कंडक्टर विजिबल है बट कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो इनविजिबल है. हम कंडक्टर को भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी पढ़ते हैं. मतलब विजिबल भी पढ़ना है, इनविजिबल भी पढ़ना है. ठीक है. उसके बाद में जो टेंजेबल है हम उसको भी पढ़ते हैं. टेंजेबल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, एंड इनटेंजेबल भी पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे एयर है, टच कर सकते हैं क्या, उसको भी पढ़ते हैं. उसके बाद में जो बायोटिक है, बायोटिक मतलब जन्म लेता था नहीं जाता, ठीक है, उनको भी हम पढ़ते हैं. कैसे पढ़ते हैं, जैसे मैं आता सांगितलं ना, ट्रीज होती है, रूट में से वाटर एब्जॉर्व करती है, और फूड कहाँ पे बनता है, तो मिनरल्स एंड वाटर के बिना फूड बनेगा क्या. तो रूट में से प्लांट के लीव्स तक पाणी कहाँ से गया, किती मोटर असतात झाडामध्ये, मोटर असता का, कसं गेलं पाणी मग वर. हे आपल्या बायोलॉजी वाल्यानं इथलंही कळालं ना, क्योंकि बायो में हम उतना ही पढ़ते हैं जो हमें मालूम होता है पहले से. ब्लड इज रेड, ब्लड इज रेड. मतलब वहाँ पे ऐसी कोई इमेजिनेशन वगैरह बातें नहीं होती. वहाँ पे फिजिक्स आंसर देता है कि वहाँ पे एक्शन ऑफ कैपिलरिटी हैपन हो रही है. बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी जो रूट में वाटर था वो प्लांट के लीव्स तक ट्रान्सफर होता है. ठीक है. सो ह्यूमन बिईंगला हार्ट अटॅक येतो, काय येतो, माणसांना हार्ट अटॅक येतो ना, काय येतो हार्ट अटॅक, हार्टवर अटॅक होतो का, मग ब्लड प्रेशर वाढतं. व्हेरी गुड. का वाढतं ब्लड प्रेशर, आणि ब्लड प्रेशर म्हणजे काय, ब्लड प्रेशर का वाढल्याने काय होतं, वा स्ट्रेस. कुठून आणला स्ट्रेस मध्येच, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी आन्सर्स पाहिजे आपल्याला. हां तेजस, ते ब्लड प्रेशर म्हण ना, त्याला दोन्हीची मिनिंग सेमच आहे. या कळू दे ना आम्हाला पण बायोलॉजी. 2-4 अवघड वर्ड सांगायचे. डॉक्टरचं नाही का, एखादं पेशंट ॲडमिट झालं, पैसे काढायचे म्हणतं तर काय करायचं, कोणालाही मिनिंग माहीत नाही, असे 2-4 वर्ड सांगायचे, मग लोक घाबरून जातात नाही, डेंजर काहीतरी म्हणून. बायोलाने पण नेमकं तोच प्रकार केला, अवघड अवघड शब्द फक्त इंट्रोड्यूस केले, असं वाटावं की बायो पण भारी म्हणून. ठीक आहे. क्यों होता है ऐसे,
अरे भावी डॉक्टर सगळे ब्लड 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 काय होतं? फॅट नाही, कोलेस्ट्रॉल. हे बायोलॉजिकल लाइन सर पाहिजे मला, इकडे तिकडचे ऐकलेलं नाही. यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड आप एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बराबर है? तो इतनी बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए. ब्लड प्रेशर म्हणजे काय तेजस? झालंय की सिलेबस मध्ये शिकवलंय का? किती लोकांना शिकवलंय माहिती आहे? नाही आयडिया? प्रियंका ऐकले कधी हे? हार्ट काय करतं? ब्लडला पंपिंग करत असतं, बरोबर आहे की नाही? आणि पंपिंग करत असताना पूर्ण बॉडीमध्ये फ्लो झालं पाहिजे ग्रॅव्हिटीच्या आणि ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट पण, म्हणून एक बॉडीमध्ये प्रेशर मेंटेन करायचं असतं. ते काम हार्ट काय करतं? पंपिंगनी करत असतं आणि त्याला आपण ब्लड प्रेशर म्हणतो, बरोबर आहे की नाही? त्यामुळे पल्स रेट वगैरे जे काय असतात ते आपल्याला दिसतात. बट होतं काय की एक नळी आहे, बरोबर आहे? घरी पाणी आलंय मोटरीला, मोटर चालू केली आहे आणि कॉक आहे समोर. तो कॉक आपण चालूच नाही केला, बंदच ठेवला, व्हॉट विल आपण? पाणीच येणार नाही. व्हेरी गुड. पण मोटर चालू आहे ना, थोड्या वेळ पाणी नाही येणार, मग काय होईल? प्रेशर वाढत जाईल, प्रेशर वाढत जाईल आणि मग अरे ब्लड नाही ना, नळीची गोष्ट झाली. हा, हार्ट अटॅक. तिथे काय होईल मग? कळतंय ना? बर्स्ट होऊन जाईल, कळालं ना? बट आपल्या काही व्हेन्स बिन्स बर्स्ट होत नाही मोस्ट ऑफ द केसेसमध्ये. आपल्या फक्त हार्टचं फेल्युअर होतं. का होतं फेल्युअर? कारण लिमिटेशन्स आहेत त्याला, कळालं ना? लिमिटेशन्स कुठल्या आहेत? जसं की इंटरनेटची स्पीड असते 1 GB पर डे, बरोबर आहे? 1 GB पर्यंत यूज झालं की मग हळूहळू काय होतं? स्लो नाही, बंदच पडतं. वाटतं आपल्याला चालू आहे म्हणून, ते दाखवतं सिम्बॉल पण काहीच होत नाही, बरोबर आहे? मतलब हमारे हार्ट की भी वही सेम प्रोसेस होती है. और ये प्रोसेस मतलब क्या आहे? आता थोडंसं बायोलॉजिकलच तुमचा डेटा आहे, फक्त कनेक्टेड आहे फिजिक्स सोबत, म्हणून मी एक्सप्लेन करतोय. हां, मला बायोलॉजीचा बी पण येत नाही, मी पहिले सांगितलेलं आहे. मी ज्या गोष्टी सांगतोय त्या बायोलॉजिकल करेक्ट असतील याचं 1% पण मी आश्वासन देत नाही, कळालं ना? मी इन जनरल अँड सायकोलॉजिकल फॅक्ट तुम्हाला सांगत असतो फक्त. असं असेलच बायोलॉजीमध्ये आलं मला काही माहीत नाही. तो वहाँ पे क्या होता है? ब्लड वेन्स असतात, कोलेस्ट्रॉलमुळे काय होतं? विड्थ कमी होते. मग विड्थ कमी झाल्यामुळे काय होतं? तिथं पण कॅपिलॅरिटी ॲक्शन ॲक्ट होते. मग होतं काय? त्या ब्लड वेन्स चोकअप झाल्यामुळे काय होतं? इकडं ब्लड सप्लाय कमी होतो. ब्लड सप्लाय कमी झाला म्हणून हार्टला सिग्नल जातात, ब्लड सप्लाय कमी झाला, पटपट माणसं वाढवा, लवकर लवकर ब्लड सप्लाय तुम्हाला वाढवायचं आहे. म्हणून हार्ट काय करतो? पंपिंगचा रेट वाढवतो. पंपिंगचा रेट वाढवतो म्हणजे काय होतं? हार्टबीट वाढतात आपले. पण हार्टबीट वाढवल्यामुळे काय होतं की इकडनं खूप प्रेशरनी ब्लड म्हणजे प्रेशराईज करायचं ट्राय होतंय, बट त्या क्लॉटिंगमुळे पास होतच नाही. म्हणून काय होतं? अजून मोठा प्रेशर डिफरन्स क्रिएट होतो. इकडं खूप जास्त, इकडे खूप कमी. मग त्या प्रेशर डिफरन्समुळे त्यांना वाटतं की ब्लड तर यायला लागले पण काहीतरी प्रॉब्लेम होतोय. परत हार्टला सिग्नल जातात, अजून थोडी ताकद लावा, अजून थोडी ताकद लावा. मध्ये दुसरी कुठली सिस्टीमच नाही आहे. मग हार्ट काय करतो? हार्टबीट वाढवतो, जेवढी त्याची ॲबिलिटी असेल तिथपर्यंत येतो. त्याच्यानंतर पण जर सप्लाय ओके नाही झाला तर मग काय होतं? पंपिंग फेल्युअर होतं आणि हार्ट बंद पडतं. मग आपण म्हणतो हार्ट अटॅक आला. मग हार्ट अटॅक आल्यानंतर पहिली ट्रीटमेंट काय करायची असते आपल्याला? काय काय द्यायचं असतं? CPR द्यायचं असतं. CPR म्हणजे काय? हार्टला आपल्याला आर्टिफिशियली पंप करून त्याच्या तोंडामध्ये आपल्याला ब्रिदिंग तो करू शकत नसतो. का ब्रिदिंग करत नाही? ब्रिदिंग मध्ये कोण ओढतं? आपण लक्ष ठेवतो का? चल मध्ये आता बाहेर जा, असं होतं का? हे ऑटोमॅटिक होतं ना. हे का होतं? हार्टची पंपिंग सुरू आहे ना, इट्स कॅपिलॅरिटी ॲक्शन. मग सक्शन क्रिएट होतं, ऑटोमॅटिक एअरला ते सक करतं. ह्या पंपिंग प्रोसेस लय भारी. मग मधून फ्रेश एअर आली की त्या फ्रेश एअरला काय केलं जातं? लगेच ब्लडमध्ये मिक्स करून पाठवलं जातं. ब्लड कुठं जातं? पूर्ण बॉडीमध्ये फ्लो होतं. कशासाठी? बॉडीमध्ये सगळीकडे सेल्स आहेत, बरोबर? मग हे ब्लड सेलला जाऊन काय करतं? ब्लडचं दुसरं काहीच काम नाही आहे, फक्त सेल डॅमेज झाले असतील त्यांना परत घेऊन येणं, डॅमेज रिपेअर करणं, किंवा फक्त सेलला ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करणं. सेलला ऑक्सिजन मिळालं की सेल काय करतो? ऑक्सिडेशन मिळाल्यानंतर एनर्जी क्रिएट करते आणि त्यानुसार आपल्या प्रत्येक बॉडीला एनर्जी मिळत असते. असंच एक बायोलॉजीमध्ये 100% सेम. कसं काय गोळी बरोबर लागली कडे? नाही, खरंच मला बायोलॉजिकल माहीत नाही, मी इन जनरल इन्फॉर्मेशन सांगतोय. मग या प्रोसेसमध्ये पण काय असतं? आपली कॅपिलॅरिटी ॲक्ट होते, कळालं ना? मग आपण CPR दिल्याने काय होतं की जर जमलं तर जमलं, बरोबर आहे की नाही? हार्ट परत पंप व्हायला लागलं, सेल्सला जर परत ऑक्सिजन मिळाला, जर एनर्जी रिक्रिएट व्हायला लागली तर परत बॉडी रुटीनमध्ये पण चान्सेस कमी असतात, कळालं ना? असं काही प्रॅक्टिकली प्रत्येक वेळी होत नाही, ते पिक्चरमध्येच होतं फक्त, प्रॅक्टिकली होऊ शक्य नसतं. चलो कम टू द पॉइंट. तर असं फिजिक्स विजिबल, इनविजिबल, टेंजेबल, इनटेंजेबल, बायोटिक, अबायोटिक, कहीं पे भी जाएंगे तो एप्लीकेबल है. मतलब फिजिक्स के बारे में ऐसे बोला जाता है, मी नहीं है NCERT सांगते की फिजिक्स का जो स्कोप है वो इन्फानाइट है. इसका मतलब फिजिक्सचा सिलेबस काय, फिजिक्समध्ये काय स्टडी करायचं हे आपल्याला माहीतच नाही आतापर्यंत. त्यामुळे फिजिक्स टेक्निकली अँड साइंटिफिकली कॅन नॉट बी डिफाइंड. क्लियर? काही लक्षामध्ये? अब आगे देखो. होता क्या है देखो, इस वजह से
कि फिजिक्स पढ़ना मतलब हमें नेचर पढ़ना है, तो नेचर पढ़ेंगे कैसे, इसके लिए हमने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिसाइड किया है, उसको हम फॉलो करते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हमें इस टॉपिक में मिलने वाला है। हम क्या करते हैं बेसिकली कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, एंड ऑब्जर्व करने के बाद हमने क्या किया है कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, और उसको हमने बोला है एज ए क्वांटिटीज। क्या बोला है? एज ए क्वांटिटीज। जो कुछ भी प्रेजेंट है उसको अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया है, और उसको हमने बोला एज ए क्वांटिटीज। तो ये सारी क्वांटिटीज हमारे सराउंडिंग में मतलब हमारे फिजिक में प्रेजेंट है, इसलिए उनको बोलते हैं अपन एज ए फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ते आता डिराइव केलं, बट एक फ्रॉम स्टार्ट ये प्रोसेस चल रही थी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं एज ए फिजिकल क्वांटिटीज। याची वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्लियर होते हैं ना। क्वांटिटीज मतलब जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, सराउंडिंग मतलब फिजिक होता है, मतलब फिजिक में सराउंडिंग में जो कुछ भी प्रेजेंट है उनको बोला जाता है एज ए फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले हमने क्या किया, ऐसे अलग अलग पार्ट में उनको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज हमने बनाना शुरू कर दी। फिर ये फिजिकल क्वांटिटी बनाने के बाद जब हम इनका ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, तो ऑब्जर्वेशन करते टाइम हमें सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे जो नीड क्रिएट हुई वो थी मेजरमेंट की। अभी मेजरमेंट मतलब क्या है, टॉपिक है आपला पहिलाच, पण व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट मतलब प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ध्यान से सुनो, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मतलब क्या हुआ कि जब हमने लेंथ को, मास को, टेम्परेचर को ऐसे डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया, तो इनको रिकॉर्ड करके रखने के लिए मतलब मेजर करने के लिए हमें उनको कंपेयर करना पड़ता था। जैसे हमें स्पीड चाहिए तो हम क्या करते हैं, पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर टाइम कैलकुलेट करते हैं, फिर उनको डिवाइड करते हैं। कैलकुलेट करते हैं मतलब मेजर करते हैं, मेजर करते हैं मतलब एक्चुअल में क्या होता है, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐड कर दो, मेजरमेंट इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट करना मतलब क्या करना, कंपैरिजन करना। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपॅरिझन। आता हे कसं या कन्सेप्ट सोबत आपण कनेक्ट करणार आहे त्याला। इन जनरल देखो, फॉर एक्झाम्पल हमें काय आपल्याला काय करायचं आहे, कपडे शिवायचे, आपण टेलरकडे गेलो, काय होईल, डायरेक्ट कपडे शिवून देईल का? पहिले तो काय करेल, मेजरमेंट घेईल। व्हेरी गुड, मेजरमेंट घेईल म्हणजे काय घेईल, मोजमाप घेईल। म्हणजे कसं घेईल, उसके पास एक मेजरिंग टेप होगा, वो क्या करेगा, जैसे हमारी स्लीव की लेंथ चाहिए तो क्या करेगा, इसके पैरेलल में मेजरिंग टेप प्लेस करेगा, और उस मेजरिंग टेप के लेंथ के कितने टाइम्स हमारी स्लीव की लेंथ है वो रिकॉर्ड करके नोटबुक पे लिख लेगा। समझ में आ गया? तो उसने क्या किया, मेजरमेंट की। बट मेजरमेंट की मतलब क्या किया, उसके पास जो मेजरिंग टेप था उसकी लेंथ को मेरे स्लीव की लेंथ के साथ में कंपेयर किया। समझता ना? इसलिए मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। जैसे फॉर एग्जांपल यह बेंच की लेंथ 1.2 मीटर है, ये हमने मेजर की। कैसे मेजर की, मेजर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मीटर स्केल लेके आना पड़ेगा, और मीटर स्केल बेंच के पैरेलल में रख के हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि मीटर स्केल के कितने टाइम्स बेंच की लेंथ है, तो वो बनेगी बेंच की मेजरमेंट। क्लियर है सबको? तो हमें फिजिक्स में हर बार जो भी क्वांटिटी आती है उनकी मेजरमेंट करनी पड़ती है, और ये मेजरमेंट करना मतलब क्या करना, कंपेयर करना। लेकिन एग्जाम्पल देखो, जब मैं बेंच की लेंथ मेजर कर रहा था, तो दुकानात आपण गेलो, साखर घ्यायला, है ना, फिजिकल बैलेंस होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आपल्याला 1 किलो साखर पाहिजे, कशी भेटते, पांढरी शुभ्र, है ना, कशी भेटते, वहाँ पे दो मतलब ये होते हैं, एक पार्ट में वो 1 kg वेट ऐड करता है, दूसरे पार्ट में शुगर ऐड करते जाता है। जब दोनों एक लेवल पे आ गए मतलब 1 kg शुगर होगी। समझ में आ रहा है ना? मतलब हमने कंपेयर किया किसके साथ, 1 kg के साथ। इसका मतलब जब भी हमें मेजरमेंट करनी है, जब भी हमें कंपैरिजन करना है, तो ये कंपैरिजन या फिर मेजरमेंट की प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होती है एक रेफरन्स स्टँडर्ड की। जसं आपल्याला पडलेले मार्क्स नीटमध्ये चांगली होती की वाईट होती, हे कसं डिपेंड करतं, आपल्या रिलेटिव्हमध्ये अजून कोण होतं नीट देणारं, बरोबर आहे की नाही, त्याला किती मार्क्स पडले। जसं आपल्याला पडले फक्त 200 मार्क्स, बट आपल्या रिलेटिव्हमध्ये कोणीच 100च्या क्रॉस नाही गेलं, सगळे काय म्हणतात, नाही नाही लय हुशार आहे, बरोबर आहे की नाही। एवढं लॉकडाऊन लागलं, ऑनलाईन झालं सगळं, तरी पण मॅनेज केलं आणि 200 मार्क्स मिळाले। हे कधी, हम जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको अगर कम है तो, बट एखादा नवीन उदयाला आला आणि मग कळलं नाही नाही त्याला तर 482 मार्क्स आहेत, मग संपला कार्यक्रम। हे नालायक होतं काय, टाइमपास केला, मोबाईल दिला घरच्यांनी घेऊन, पण लेक्चर सोडले, रिकामीच कामं केले, बरोबर नाही, म्हणजे काही न करून पण डब्बा लागलाच आपल्याला। तो हर बार डिपेंड करता है कि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो हमारे पास क्या चाहिए, कुछ ना कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है। तो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, उसके जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम फिजिक्स में बना के रखते हैं उनको बोला जाता है यूनिट। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट। यूनिट
reference standard used for the measurement of physical quantity. Reference standard used for the measurement of physical quantity. Reference standard used for the measurement of physical quantity is called as unit. Unit. हे बघा, आपण बाकी डिस्कशन करतोय कारण आपण सराउंडिंग सोबत रिलेट करणार आहे फिजिक्सला, कळालं ना? कारण आपण पुढे 1D 2D प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये आपल्या सराउंडिंगला जे आहे तेच आपण डिस्कस करतो. काय काय घेऊन जायचं तिला? तुला काय संस्कृती का बरं तिला कुठे घेऊन जायचंय? नाही येस तिला नहीं चलो, तो बेसिकली देखो बाकी एग्जाम्पल जो है हम इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो. हमारा टॉपिक है मेजरमेंट, और मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन. कंपैरिजन कोणाचं करायचंय, कसं करायचंय, लक्षात येतंय, लिंक लगता है ना? देखो नेचर को पढ़ने के लिए हमने क्या किया कि जो नेचर में प्रेजेंट था उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, उनको बोल दिया हमने एज ए क्वांटिटीज. ऐसी क्वांटिटीज जो हमारे फिजिक्स में हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है उनको बोला गया एज ए फिजिकल क्वांटिटीज. तुला जायचंय का? जायचं असेल जा, तुला 5 वाजले का? मग नहीं, दिल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज बन गई. क्लियर है सबको? अब देखो आगे क्या होता है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, उनको स्टडी करना है. असंच थोडी विनाकारण टाइमपास म्हणून थोडी आपण कॅटेगराइज केलं. त्यांना आपल्याला काय करायचं, स्टडी करायचं. एक क्वांटिटीला दुसऱ्या क्वांटिटी सोबत कंपेअर करायचं, म्हणजे आपल्याला काय करायची आहे, मेजरमेंट करायची. तो मेजरमेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई. मेजरमेंट मतलब प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन. क्या होता है मेजरमेंट मतलब? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन. लेकिन हर बार कंपेयर करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी? यूनिट की. जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम फिजिक्स में यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी उनको बोला जाएगा एज ए यूनिट. क्या होता है यूनिट मतलब? रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट. हो रहा है क्लियर? दोनों पॉइंट स्टडी के लिए अपन आतापर्यंत, एक मेजरमेंट एंड दूसरा यूनिट. मेजरमेंट एंड दूसरा यूनिट. अब आगे देखो, मेजरमेंट हो गया, यूनिट हो गया. आगे हम धीरे धीरे टॉपिक में एंटर करने वाले हैं. तो बेसिकली क्या हुआ था, देखो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे थे, जैसे आपको मालूम होगा मैकेनिक्स में मैंने स्टार्ट में आज मॉर्निंग के बैच में बोला था कि एरिस्टोटल था, है ना, 2nd-3rd सेंचुरी BC, तब उसने एक्सप्लेन किया था कि इनर्शिया क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है. मतलब तब से लेके ये सारे ऑब्जर्वेशन चल रहे थे. लेकिन उसी बीच क्या हुआ, 15th-16th सेंचुरी में प्रोग्रेस थोड़ी ज़्यादा हो गई और एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिसके बारे में एनसीईआरटी बोलती है कि ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम था. तो उसने क्या बोला कि हर एक कंट्री को खुद की यूनिट सिस्टम बनानी चाहिए. मतलब जैसे MH20 है कि नहीं, औरंगाबाद की गाड़ी कळालं पाहिजे, ऐसे उसने बोला था कि ये UK का है, ये इंडिया का है, ये USA का है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए. इसलिए आप क्या करो, खुद की यूनिट सिस्टम बनाओ. और यूनिट सिस्टम कैसे बनाएंगे, तो जो क्वांटिटी हमें नंबर ऑफ टाइम यूज करनी पड़ती है, जैसे लेंथ, मास एंड टाइम, इनके यूनिट को डायरेक्ट आप यूनिट सिस्टम बोल दो. तो इसलिए इसके रिलेटेड जो है सबसे पहले वर्क शुरू किया था यूके वालों ने. उन्होंने क्या किया, लेंथ को मेजर करना शुरू किया फुट में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, मास को पाउंड में. तो इनकी यूनिट सिस्टम बन गई FPS. आज पण बघा ऑलिम्पिक के जो गेम्स होते हैं वहाँ पे जो प्लेयर्स है, बेटा जायचं असेल तर जा, तो असं इकडे तिकडे बघत बसू नको लेक्चरला, ठीक है ना. तो जा, मी तुला रेकॉर्डेड पाठवतो. तो वहाँ पे ऑलिम्पिक के जो प्लेयर्स होते हैं उनके वेट आज भी जो है पाउंड्स में दिए जाते हैं. किंवा ते WWE मध्ये आहे का नाही, 400 पाउंडचा, 400 किलोचा माणूस नसतो, असला तर तो चालणार नाही, बोलणार नाही, कळालं ना. 400 पाउंड का होता है वो. तो पाउंड क्या है, डिफरेंट यूनिट है मास का. और ये FPS हो गया. उसके बाद में मतलब ओलंपिक ग्रीक एथेंस में शुरू हुआ था, तो वो जो यूनिट सिस्टम फॉलो करते थे तब से वो अब आज भी वही फॉलो कर रहे हैं. उसके बाद में और एक यूनिट सिस्टम थी, दैट इज MKS, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड रिलेटेड कंट्रीज क्या कर रही थी, MKS फॉलो कर रही थी. एंड और भी कंट्रीज थी, असं काही कोणाचं याच्यावर सिम्बॉलिक असं रिप्रेझेंटेशन नाही आहे, आमचंच होतं म्हणून, बट यूज करती थी, दॅट इज CGS. तसे 3 सिस्टम ऑफ युनिट फेमस हो गई थी. अजून पण होत्या भरपूर, जसं की आपल्याकडं डिस्टन्स जे आहे माइल्समध्ये मोजायचे बघा, कधी ऐकलं असेल जुन्या लोकांचं, है कि नहीं, औरंगाबाद 50 मैलावर है कि नहीं. तो इस तरह के वो बोलते, मतलब वो भी क्या है, लेंथ का यूनिट था. लेकिन 3 फेमस सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस थी, FPS, MKS, CGS. ये बना दी गई और एकदम अच्छे से चल रहा था. कब तक, जब तक हिटलर नहीं आया तब तक. फिर हिटलर ने आने के बाद क्या किया, पहले तो एटम बॉम्ब शोध ले, है ना, माहिती है ना एटम बॉम्ब. ऑटो हान एंड स्ट्रासमन
दो साइंटिस्ट थे, ऑटो हन एंड स्ट्रासमन, जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन को एग्जीक्यूट करके बोला था कि ये रिएक्शन अगर हम लार्ज नंबर मतलब लार्ज एक्सटेंट पे करेंगे तो बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं. आणि हे माहीत झाल्यानंतरच 1939 मध्ये हिटलरनी काय केलं होतं, कार्यक्रम शुरू केला होता सेकंड वर्ल्ड वॉरचा. ठीक है, तो बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, बाद में खत्म भी हुआ, और खत्म होने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सगळं आपल्याला माहिती है, एका दिवशी परत डिस्कस करू. तो उसमें क्या हुआ, देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीतने वाली कंट्रीज थी कौन सी, यूएसए, चाइना, फ्रांस, इंग्लंड, रशिया. ठीक है, ये कंट्रीज थी. तो इन्होंने क्या किया, जीतने के बाद तेव्हापासून आतापर्यंत ते जे ठरवतील ती पूर्व दिशा, अशा पद्धतीचा कार्यक्रम सुरू आहे. तो उसके बाद क्या हुआ, देखो बेसिकली 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूनो की स्टेब्लिशमेंट हो गई. यूनो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. और ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक काम था पूरे वर्ल्ड में परत महायुद्ध होऊ द्यायचं नाही, मतलब पीस मेंटेन करना. और पीस कैसे मेंटेन करेंगे, इसलिए उन्होंने जो स्ट्रेटेजीज बनाई थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी जिसमें ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया था. नाउ व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, वेरी गुड. ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, पूरा वर्ल्ड एज ए सिंगल मार्केट. जैसे एक मोबाइल फोन होता है, डिजाइन यूएस में होता है, मैन्युफैक्चर चाइना में होता है, एंड उसकी सेलिंग इंडिया में होती है. इसकी वजह से क्या होता है कि पैसा डायरेक्टली किसको मिल रहा है, यूएस वालों को मिल रहा है. तो यूएस वाला इंडिया एंड चाइना के ऊपर डिपेंड हो गया. उसकी वजह से क्या हो गया कि चाइना के लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो चाइना डायरेक्टली इंडिया एंड यूएस के ऊपर डिपेंड हो गया. आणि आपल्याला मोबाईल भेटायला लागले, पैसे चालले त्यासोबत आपल्याला काही घेणं देणं नसतं, आपल्याला मोबाईल भेटायला लागले, इसका मतलब हम उनके ऊपर डिपेंड हो गए. इसकी वजह से क्या होगा की ये डिपेंडन्सी मेंटेन रखने के लिए आपण भांडणं नाही करणार, झाले तरी मिटून घेऊ. तुम्ही 50 मीटर इकडे आले, आम्ही तिकडे येतो, असं काहीतरी करून ते मिटून घेऊ, मग तिथं युद्ध होणार नाही, अशी स्ट्रॅटेजी त्यांनी बनवली. बट उसके बाद में क्या हुआ कि 1945 ऑनवर्ड प्रॉब्लम आने लगा. क्यों प्रॉब्लम आने लगा, बिकॉज ऑफ यूनिट सिस्टम. अब कंडीशन क्या है, देखो यूके में लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में, एंड यूएस में मेजर किया जाता है मीटर में. एज्यूम करो कि हम ट्रेड कर रहे हैं, यूएस वाले को एक चौक चाहिए और वो यूके वाले बना के देगा. अब यूएस वाले क्या बोलेंगे, हमें जो चौक चाहिए उसकी लेंथ 0.10 मीटर एवढीच पाहिजे आम्हाला. बट यूके वालों को 0.10 मीटर मालूमच नहीं है, मग ते काय करणार, इतना चौक बनाना था, वो 0.10 फीट का मतलब इतना चौक बना के देंगे. हे घेतील का ते, मतलब त्यांचंही नुकसान आपलंही नुकसान, यांचं तर गेलंच, कळालं ना. तो ये हर एक फील्ड में इसी तरह से यूनिट सिस्टम की वजह से ग्लोबलाइजेशन में ब्रेक आ रहे थे. इसलिए 1957 के 15 अक्टूबर में यूनो के वेट एंड मेजर कमेटी को एक काम दिया गया कि आप क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल सिस्टम बनाएंगे. एंड 1972 के एंड में पेरिस, फ्रांस, वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस थी वेट एंड मेजर कमेटी की, वहाँ पे उन्होंने कंक्लूड किया कि हमारे पास अभी सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट रेडी है जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा. एंड उस सिस्टम को बोला जाता है एज ए SI सिस्टम ऑफ यूनिट, जी आपण आता इथून पुढे प्रत्येक वेळी हीच कन्सिडर करणार आहे, हीच डिस्कस करणार है. कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, कोई भी डेटा किसी भी फॉर्मेट में है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा SI में. जैसे किलोमीटर पर आवर होता है, हम क्या करते हैं 5/10 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकंड में मतलब SI में कन्वर्ट करते. ठीक है, तो इस तरह से ये SI का इन्वेंशन हुआ था. ये एक्चुअल फैक्ट है, कळालं ना, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये फैक्ट है, कळालं. असं फिजिक्स डेव्हलप होत असतं टाइम टू टाइम. तो वहाँ पे SI आ गया. SI का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल. मग त्याला IS का नाही म्हटलो तोच प्रश्न होता तुला, पण आता उत्तर आहे का त्याचं. हाँ तेजस, एक्चुअल में ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, पेरिस में. तो पेरिस में मतलब फ्रेंच लैंग्वेज है, वहाँ पे वर्ड था सिस्टम द इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, उसका एब्रिवेशन बना SI. बट उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. आपण फ्रेंच शिकत नाही, त्यामुळे आपण रीड करताना काय म्हणतो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बट एब्रिवेशन लेते टाइम फ्रेंच वर्ड का लेके हम उसको SI बोलते. रही लक्षात आता. तो हम आगे से क्या करेंगे, SI, एंड SI को कैसे अप्लाई करना है, उन्होंने जो बात बोली थी वेट एंड मेजर कमेटी ने, उसको हम फॉलो करने वाले. ठीक है, बट प्रैक्टिकली हमारे साथ धोखा हुआ है. हमने बोला SI न्यू, हमें बोला गया कि SI मतलब क्या है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है, बट हे न्यू व्यू काहीच नाही आहे. याच्यामध्ये आपण डायरेक्टली काय करतोय, MKSच फॉलो करतोय. मतलब जो US की थी त्यांनी स्ट्रॅटेजी ठरवली, जगाला येडं बनवलं आणि त्यांची सिस्टम आपण आज पण फॉलो करतोय. ठीक आहे, अजून पण बघा जगामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत जो 2 पार्ट में डिवाइड हुई है. जर कॉमन एग्जांपल सांगतो, ड्राइविंग कार असते किंवा बाइक असते है ना, अपन क्या म्हणतो त्याला नंबर प्लेट म्हणतो, क्योंकि हम यूके एंड रिलेटेड नोमेनक्लेचर फॉलो करते. यूएस में जाएंगे तो उसको लाइसेंस प्लेट बोला जाता है. कळालं ना. आपण कुठलं ड्राइव यूज करतो, लेफ्ट हँड ड्राइव का राइट हँड ड्राइव, ड्रायव्हर इकडे असतो का आपला,
राईट हँड ड्राईव्ह. यूएस में जाएंगे तो वो इकडं ड्रायव्हर बसवतो. कळालं ना. हे कशामुळं, क्योंकि यूएस लिबरेट होने से पहले वो कॉमनवेल्थ कंट्री था यूके का, है ना. 17 जुलाई 1776 जब फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लिबरेशन हुआ तो त्यांनी पहले मोर्चा हा वळवला होता कि यांच्यापेक्षा आम्ही भारी कसं आहे. इसलिए वो क्या कर रहे थे, यूके का जो भी था उसको अपोज करने के लिए खुद की टर्मिनोलॉजी, जैसे इंग्लिश भी फेसबुक पे जाएंगे अकाउंट निकालेंगे, दो इंग्लिश ऑप्शन आते हैं, इंग्लिश यूएस की या फिर इंग्लिश यूके की. जसं की आपण म्हणतो व्हिटॅमिन, तेच अमेरिकन ॲब्रिव्हिएशन पाहिलं तर व्हाइटामिन. ना असा सगळा गोळ येतो. आपण यूके अँड रिलेटेड पार्ट स्टडी करतो, मतलब हम ऍक्च्युअल में फॉलो करने वाले एमकेएस. फक्त लोकांना वाईट वाटू नये म्हणून त्याला नाव दिलं येस आहे. कळालं. बट आपल्याला काय घेणं देणे, आपल्याला फिजिक्स स्टडी करायचं, एकदा नंबर लागला की इकडे काही करू, आपल्याला काही घेणं देणे नाही. ठीक है. तो नाउ जो भी हम स्टडी करेंगे वो एस आई मतलब एम के रिलेटेड पार्ट रहेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द टॉपिक, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एसआई हम उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं. कुछ होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड इनको छोड़ के जो भी रहेगी उसको हम बोलेंगे एज ए डिराइव्ड क्वांटिटीज. आता एक क्वांटिटीज बिंटिटीज डोक्यात क्वेश्चन मार्क येत नाही ना, क्लियर झाले सगळं स्टेप बाय स्टेप. अभी देखो फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब क्या होगा, एकदम बेसिक जो हमारे पूरे फिजिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, और इसको डिफाइन हम इस तरह से करते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट. राइट डाउन the physical quantities which do not depends upon the physical quantities which do not depends upon any other quantity for its measurement are called as fundamental quantities. मतलब कि क्या है कि ये एकदम बेसिक क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, इनकी रीडिंग हम डायरेक्टली ले सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें बेंच की लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ मेजर करने के लिए बेंच का मास कितना है या फिर किती वाजले हे बघण्याची गरज आहे का, हम डायरेक्ट जाके लेंथ को मेजर कर सकते हैं. इसलिए लेंथ क्या बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटी बनती है. ठीक है. तो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी. ठीक है. वंस अगेन क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब the physical quantities which do not depend upon any other quantity for its measurement are called as fundamental quantities. ऐसी कितनी fundamental quantities है, so write down there are 7 fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6 and number 7. कौन सी होती है, पहले लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये हो गए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. लेकिन हम फिजिक्स में जो भी डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ ये 5 क्वांटिटी से रिलेटेड रहेगा. ठीक है. कधीतरी थर्मल सेक्शन आलाच तर आपल्याला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड होगा, एंड पूरे सिलेबस में ऑप्टिक्स में एक पॉइंट आएगा जिसमें हमें ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी. इसलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपण इथं नावाला स्टडी करून त्याला विसरून जाणार आहे. ठीक है. कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज फिर 7. कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, परत एकदा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, परत एकदा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. झालं, कळालं. ठीक आहे. परत जाऊन ही बघायची गरज नाही पडली पाहिजे. आजच डोक्यात असं ते गाणं नाही की एखादा आवडलं आपल्याला किंवा कोणी सांगितलं भारी गाणं आहे ना, ऐकतो आपण 2-4 वेळा आणि मग शांत बसले असलो, काही विचार नसला डोक्यामध्ये की ऑटोमॅटिक तेच गाणं डोक्यात येतं. तसं आपलं हे आलं पाहिजे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. झालं. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. हो गया. तो हमने क्या किया कि फिजिकल क्वांटिटी बना दी, लेकिन हमें मालूम है कि क्वांटिटी आ गई मतलब उसकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी. अगर मेजरमेंट करनी मतलब कंपैरिजन करना है, मतलब वहां पे रिक्वायरमेंट होगी रेफरेंस स्टैंडर्ड की. मतलब हमने इसके यूनिट्स भी बना दी. जैसे लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला. तो ये बन गए
फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है ये? फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ का यूनिट मास, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल एंड ल्युमिनस इंटेन्सिटी का कॅन्डल। हो गए? आता हे सगळे जे युनिट्स आहे का हे आपण बनवून ठेवलेले आहेत। कसे बनवून ठेवलेले आहेत? हे बघा, मास नहीं, पहले कौन है? लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो हमारे पास 1 मीटर मतलब कितना है उसके लिए फॉर्मूला है, और उसके लिए फॉर्मूला ये है, ये है क्या है? डिस्टन्स लिहायचं नाहीये, कारण एनसीईआरटीने स्टार्ट मार्क करून सांगितलेले की यापैकी कोणतेच नंबर कुठल्याच एक्झाम मध्ये कधीच विचारले जाणार नाही, बट आपलं सॅटिस्फॅक्शन होत नाही, त्यामुळे मी हे सांगतोय सुरुवातीला। ठीक है? क्या है फॉर्मूला हमारे पास कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन एयर और वैक्यूम, लाइट असते ना, लाइट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन द टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल? 1/29979245 सेकंड। इतने टाइम इंटरवल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हमने 1 मीटर बोला है। हे डिस्टेंस आपण मोजलंय आणि दरवर्षी मोजतो, कळालं ना? एंड वो डिस्टेंस जितना आ गया, फिर एक स्टील की क्या बोलते हैं उसको, रॉड लेते हैं, पट्टी लेते हैं और उसको इस डिस्टेंस के साथ कट करके फिर बोलते हैं ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर हो गया। फिर उस 1 मीटर को 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं, फिर जो छोटी छोटी स्पेसिंग आ गई उसको बोलते हैं कि ये कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर बन गया। मतलब हम ये 1 मीटर प्रॅक्टिकली बनाते हैं, कळालं ना? हे रेफरन्स स्टँडर्ड आपण बनवलेले आहे, असं नाही 2+1=3, कळालं ना? हे आपण बनवलेलं आहे। ठीक है? उसके बाद में मास है, इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो पेरिस में हमारी जो लैब है हमारी म्हणजे आपली नहीं यूनिची, ठीक है, उसका प्लैटिनम इरिडियम ये अलॉय, एंड ये अलॉय का एक सिलेंडर हमने बना के रखा है, एंड ये सिलेंडर का जो मास है उसको हमने बोला है कि ये कितना है? 1 किलोग्राम है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था मार्च 2018 में कुछ लोगों ने बोला था की जर कोणी ते सिलेंडर घेऊन पळालं किंवा भूकंप आला आणि ते जमिनीमध्ये निघून गेलं किंवा अजून कुठल्या तरी नॅचरल डिझास्टरमुळे तो आपल्याला 1 kgचा सिलेंडर सापडलाच नाही, तर आपल्याकडे अल्टरनेट 1 kgच नाही आहे। याच्यासाठी कसं फॉर्म्युला आहे तसा 1 kgसाठी फॉर्म्युला नाही आहे, म्हणून आता त्यावर पण प्रोसेस सुरू आहे की एक फॉर्म्युला बनवायचा आणि त्या फॉर्म्युल्यावरून 1 kg मास आपल्याला बनवता आलं पाहिजे। ठीक है? उसके बाद में टाइम, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। अब टाइम का यूनिट सेकंड है, जैसे हमें मालूम है 60 सेकंड हो गए तो 1 मिनट, 60 मिनट हो गए तो 12 आवर हो गए तो एक चक्कर है ना, 24 आवर का 1 डे है ना, 30 डेज का 1 मंथ, 12 मंथ का, वेरी गुड। ठीक है? ऐसे हम सब कुछ बना सकते हैं अगर हमारे पास सेकंड है तो, 1 सेकंड है तो, लेकिन 1 सेकंड कहाँ से लेंगे? उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है, एक एलिमेंट है सीजियम, उसका एक आइसोटोप है 133 वाला, और ये क्या करता है? नॉर्मली नेचुरल स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एक्साइट होता है, फिर एनर्जी लिबरेट करता है, छोड़ देता है और ग्राउंड पे आता है। आता बेसिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट तुम्हाला माहित असेल, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी गेन करके एक्साइट होता है, कहाँ तक? क्योंकि उसको न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं, उसको एज अर्ली एज पॉसिबल फ्री होना है, लेकिन फ्री होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो अगर उसको नहीं मिली तो वो क्या करता है? एक्साइट होता है, फिर ग्राउंड पे आता है, फिर एक्साइट होता है, फिर ग्राउंड पे आता है। इस तरह से ये सीजियम का 133 नंबर का आइसोटोप है, ये भी एक्साइट होता है, ग्राउंड पे आता है, एक्साइट होता है, ग्राउंड पे आता है, मतलब ये उड्या मारता है, मतलब वाइब्रेशन परफॉर्म करता है। तो हम क्या करते हैं? इसके वाइब्रेशंस काउंट करते हैं। आता काउंट करायला आपल्याकडे सगळी टेक्नोलॉजी अपन व्यवस्थित असं बसून नहीं मोजत 1 2 3 है ना, इतने वाइब्रेशंस कंप्लीट हो गए, कितने वो? इतने वाइब्रेशंस कंप्लीट होने के बाद हम बोलते हैं कि क्या हो गया? अब 1 सेकंड हो गया। आगे मालूम है 60 सेकंड हो गए तो 1 मिनट, मग पुढचं सगळं व्यवस्थित होतं। ठीक है? उसके बाद में कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, तो 1 केल्विन को भी हमने डिफाइन करके रखा है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे वाटर को एग्जिस्ट इनटू 3 स्टेट, मतलब आइस रखा है, नीचे आइस का पानी मतलब वाटर में कन्वर्जन हो रहा है और ऊपर से स्टीम निकल रही है, मतलब वहाँ पे स्टीम भी है, आइस भी है, वाटर भी, मतलब वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट है, उसको बोला जाता है एज ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर होता है उसको हम क्या करते हैं? 273.16 इस नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर हमें मिलता है 1 केल्विन। उसके बाद में क्या है? एम्पियर।
अभी एम्पियर को भी हमने ऐसे फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, बट तो आता कळणार नहीं बिकॉज उसकी एप्लीकेशन हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस टॉपिक में देखना है। दो पैरेलल कंडक्टर्स रहेंगे, उनमें से करंट फ्लो होगा, फिर करंट फ्लो होने के बाद वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फिर अट्रैक्ट करते टाइम फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F/L इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाय A। आठवतंय का काही रिपीटर्स वाल्यांना असं काही होतं म्हणून? नसेल आठवत तर खूप भारी, कळालं ना? आठवत असेल तर थोडा प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे विनाकारण आपल्याला वाटत असं नाही येतं आपल्याला, मग तिथं अवघड असतं, आपण क्लिअर पाहिजे आपल्याला काहीच येत नाही म्हणून म्हणजे मलाही शिकवायला सोपं असतं आणि तुम्हाला स्टडी करायला सोपं जातं। तो यहाँ पे क्या होता है कि I1 I2 को 1 पुट करके A को 1 पुट करेंगे और फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में जो करंट होता है उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन ऐसी, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच वन फ्लोज थ्रू each of two very long parallel straight current carrying conductors experiences force of attraction or repulsion of magnitude 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। ऐसे हम 1 एम्पियर बनाते हैं। असंच आपण 1 मोल पण बनवतो। न्यूट्रल कार्बन एटम का जो टोटल मास होता है उसको 12 से डिवाइड करेंगे, 1/12 करेंगे तो वो आता है 1 AMU, है ना, और उसके ऊपर से हम मोल डिफाइन करते हैं। उसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी मेजर करते हैं। पण एनसीईआरटीने भारी काम केलं आहे की याच्यापैकी कोणताच नंबर कोणत्याही एक्झाममध्ये विचारले जाणार नाही, त्यामुळे हे तुम्हाला लक्षात ठेवायची गरज नाही, फक्त हे प्रॅक्टिकली मला एक्सप्लेन करायचं होतं की हे सगळं आपण बनवतोय। मग होतं काय माहिती का, एव्हरी इयर आता ज्यांच्या घरी काही बिझनेस असतील, किराणा किंवा कपड्याचं दुकान वगैरह असेल, त्यांना एक्सपिरियंस असेल, जो विंग स्केल है या फिर जो मीटर स्केल है उसको हर साल कैलिब्रेट करना पड़ता है, त्याची वैलिडिटी असते, हर साल कैलिब्रेशन ऑफिसर आते गवर्नमेंट के और वो कैलिब्रेट करके जाते हैं। अभी कैलिब्रेट करके जाते हैं मतलब क्या होता है, मैं सांगितलं ना पेरिस में हर साल हम ये यूनिट बनाते हैं और ये बनाने के बाद वर्ल्ड के पूरे कंट्रीज को बुलाते हैं और हर एक कंट्री को सप्लाई करते हैं, 1 मीटर ये लेके जाओ। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सेम 1 मीटर बना के स्टेट गवर्नमेंट को देता है, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट तहसील को देता है, तहसील में कैलिब्रेशन ऑफिसर होते हैं और वो चेक करते हैं कि जो पेरिस में डिसाइड हुआ आणि जो औरंगाबादच्या गल्ली बोळामध्ये दुकान है तो यूज करतोय, बोथ आर सेम और नॉट, मतलब यूनिवर्सली कहीं पे भी जाएंगे तो 1 kg रहेगा। करेंसी डिफरेंट होती है बट ये मेजरमेंट जो है ये डिफरेंट नहीं होगी, कळालं ना? तो इस तरह से ये फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स यानी फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। राइट, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज? मतलब पहली बात तो वो डिराइव है, मतलब हम डिराइव करेंगे, हम फाइंड करेंगे, हम बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? वेरी गुड, फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी से, क्योंकि इसके बाद में फिजिक्स में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। जैसे अपन 1D भी पढ़ रहे हैं मॉर्निंग में, 1D में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन होता है, लेंथ होती है। वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, मतलब लेंथ एंड टाइम है। एक्सेलरेशन में कौन है, लेंथ एंड टाइम ही है। मतलब ये फंडामेंटल छोड़ के कुछ भी हम फिजिक्स में पढ़ने ही नहीं वाले, क्लियर है? तो डिराइव्ड क्वांटिटी को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज which depends upon two or more fundamental quantities the physical quantities which depends upon two or more fundamental quantities the physical quantities which depends upon two or more fundamental quantities are called as derived quantities। अभी derived quantities कितनी है, जैसे फंडामेंटल 7 है वैसे derived कितनी है, नंबर ऑफ है, ठीक है। आता पण भरपूर है, गरज पडली आपण डिराइव करतच जाणार है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। एंड इनसे रिलेटेड एक्चुअल जिसके ऊपर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो पॉइंट हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज डायमेंशंस। क्या होता है डायमेंशंस का मतलब? उसकी डेफिनेशन मैं बोलता हूँ, लिखना नहीं है, भूल जाओ। डायमेंशन मतलब एवढंच लक्षात ठेवा की LMT त्याचे काहीतरी 1 2 3 पावर। क्या होता है डायमेंशंस मतलब? उसको यहाँ पे हम समझने वाले, अभी स्टॉप राइटिंग और बोर्ड पे ध्यान दो। डायमेंशंस मतलब क्या है, देखो बेसिकली एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है डायमेंशंस मतलब? एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें एक्सप्लेन करता है कि गिवन क्वांटिटी डिराइव करने के लिए हमने कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स यूज की है। उसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड सो एज टू एक्सप्लेन द गिवन डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन में कुछ मतलब ज्यादा वहां पे डिटेल में नहीं जाना है। डायमेंशंस मतलब क्या होता है, देखो अभी सपोज हम क्या कर रहे हैं, नया घर बना रहे हैं और घर के लिए हम क्या कर रहे हैं, डोर बना रहे हैं या फिर विंडो बना रहे हैं, और हम कारपेंटर के पास गए और उसको बोला कि हमें क्या करो, 2 मीटर का डोर बना के दो। 2 मीटरचा डोर देईल का तो बनवल? नहीं देणार, तो काय म्हणेल
2 मीटर हाइट हो गई, विड्थ कितनी है, समझ में आ रहा है ना, मतलब डोर का एरिया पूछ रहा है वो, और एरिया पूछने के लिए उसको रिक्वायरमेंट किसकी है, हाइट की है, उसके साथ साथ विड्थ की है। मतलब अगर हमें एरिया इस क्वांटिटी को डिराइव करना है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है हाइट की एंड उसके साथ साथ विड्थ की। बट प्रैक्टिकली देखो, हम हाइट मेजर करेंगे मतलब क्या मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे। हम विड्थ मेजर करेंगे मतलब क्या मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे। मतलब एरिया को डिराइव करने के लिए मैंने लेंथ इनटू लेंथ यानी लेंथ इस फंडामेंटल क्वांटिटी को 2 बार यूज किया था, तो ये L2 बन गए डायमेंशन्स किसके, एरिया के। एवढं सोपं असतं, कळालं ना। आगे हमें वॉल्यूम चाहिए। अभी वॉल्यूम का कोई भी फॉर्मूला लो, जैसे स्फीयर की वॉल्यूम है क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, तो यहाँ पे 4/3 पाई नंबर है, इसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये नंबर है सरळ सरळ, इनटू क्या है आर का क्यूब। अब आर मतलब कोण, रेडियस। आता रेडियस मोजतो म्हणजे आपण मास मोजतो का, लेंथच मोजतो। इसका मतलब यहाँ पे भी हमने क्या किया है, वॉल्यूम मेजर करने के लिए लेंथ इस फंडामेंटल क्वांटिटी को 3 बार यूज किए, मतलब L3 क्या हो गया, डायमेंशंस फॉर वॉल्यूम। आइडिया आ रही ना, डायमेंशंस मतलब क्या है, मतलब इसको देख के हम बोल सकते हैं कि गिवन क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए हमने लेंथ को 2 बार यूज किया था। तो एरिया के डायमेंशंस L2, वॉल्यूम के डायमेंशंस, उसके बाद में स्पीड या फिर वेलोसिटी। डिफरेंस क्या है, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन डिस्टेंस का मतलब भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी लेंथ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार लेंथ यूज हो रही है, एक बार टाइम यूज हो रहा है, फक्त टाइम डिनोमिनेटर लाइन। नॉर्मल हमारा मैथमेटिक्स का जो रूल है 1/a⁻m, जब ये न्यूमरेटर में जाता है तो प्लस विल बिकम माइनस, इसलिए हम क्या करेंगे, ये l की पावर 1 एज इट इज, t प्लस 1 था, ऊपर जाके -1 होगा, यानी स्पीड या फिर वेलोसिटी के डायमेंशंस बन गए L1 t-1। इसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आती है दैट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बट चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा। आपण आत्ताच बघितलं होतं की वेलोसिटी को डिराइव करते टाइम क्या आता है, एक बार लेंथ एंड एक बार टाइम आता है। यहाँ पे इन एडिशन क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में और एक टाइम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम से डिवाइड करेंगे और एक बार। यानी देखो यहाँ पे लेंथ आ गई कितनी टाइम्स, और यहाँ पे t यानी टाइम 2 बार आ रहा है, मतलब क्या होगा, t +2 था, ऊपर आके -2, तो ये डायमेंशंस हो गए एक्सेलरेशन के L1 t-2। उसके बाद में आता है फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो मास आ गया मतलब m, कितने टाइम से, 1 टाइम। एक्सेलरेशन में हमने देखा था कि क्या होता है, एक बार लेंथ होती है, 2 बार टाइम होता है डिनोमिनेटर में। तो अगर ये t को ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, m1 L1 t-2, ये हो गए डायमेंशंस फॉर फोर्स। उसके बाद में आता है फोर्स के बाद में वर्क। वर्क मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स में क्या था, आत्ताच बघितलं आपण, एक बार मास, एक बार लेंथ, टाइम -2, इंटू कोण आहे, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, यानी इंटू L1। आता है बेसिक मैथ्स माहिती है आपल्याला, a⁻m इंटू a⁻n, मतलब दो क्वांटिटी का अगर बेस सेम है, पावर की करते अपन एडिशन, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 बनेगा 2। तो सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा यहाँ पे, L2 m1 t-2, ये हो गए वर्क के डायमेंशंस, ठीक है। इसके बाद में आएगा पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है पावर, मतलब वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क में कौन कौन है, L2 है, m1 है, t-2 है, बस एक टाइम डिनोमिनेटर में आ गया। फिर से ये t + 1 ऊपर आके -1 होगा, -2 -1 -3, यानी पावर के लिए डायमेंशंस आ गए L2 m1 t-3। आइडिया आ रहा है, क्लियर। फिर डायमेंशंस मतलब क्या होता है, सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें एक्सप्लेन करता है कि गिवन क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स हमने यूज की है। क्लियर है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 लिहून घ्या। हे 7 आणि अजून 3 डायमेन्शन्स मी तुम्हाला देणार आहे। हे 10 डायमेन्शन्स आज पाठ करायचे, आज एवढाच होमवर्क तुम्हाला आहे। मतलब एक जनरल रूल फिजिक्स में हम फॉलो करते हैं कि डायमेंशंस कभी पार्ट नहीं करायचे,
ऐसा एक रूल है जो लिखा हुआ नहीं है बट हम फॉलो करते हैं. बट ये कब, ये 10 डायमेन्शन छोड के बाकी सारे. कळालं ना, कारण हे 10 डायमेन्शन जर तुम्हाला लर्न असले तर कुठलाही फॉर्म्युला दिला त्याचे डायमेन्शन्स आपण इजीली तर डिराइव करू शकतो. तो कल के लेक्चर में हम 1 बाय 1 सारे डायमेंशन डिराइव करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है ये 10 डायमेन्शन्स लर्न चाहिए. तो उद्या आल्यानंतर पहिला टास्क काय असेल, इंडिव्हिज्युअली मी हे 10 डायमेन्शन्स विचारणार आहे. हे पाठ झालेच पाहिजे. कळालं ना. हो गया लिख के. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, ल्युमिनस इंटेन्सिटी. हे क्या थी फंडामेंटल. नाही तुम्ही लिहित राहा, मला आहे ना काम नसले का मग मी बडबड करतो, त्यामुळे लिहून माझं काय ऐकायचं नाही. लिहिणं स्टॉप करून काय ऐकायचं नाही, लिहित लिहित ऐका. उसके बाद में हमने देखा डिराइव्ड क्वांटिटीज. क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब, मला वाटलं न बघता सांगतेस. The physical quantities which depends upon 2 or more fundamental quantities are called as derived quantities. तो fundamental quantities 7 है, derived quantities number of. तो जो बोर्ड पे लिखा है एंड उसके साथ में और 3 लिस्ट दूंगा, उनको आप लर्न करने वाले. ठीक है. एरिया के डायमेंशंस, वॉल्यूम के डायमेंशंस, हाँ L3, स्पीड के L1 T-1, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एंड इसकी सीक्वेंस का कौन बाकी अभी, एनर्जी. तो एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, हीट है, थर्मल है, हर बार एनर्जी के डायमेंशंस भी सेम होते हैं. तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक एनर्जी के डिराइव करेंगे. अब देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर. अभी फिर से स्टॉप राइटिंग. अभी फिर से 1/2 तो नंबर है, उसको डायमेंशन नहीं है. m मतलब मास, कितने टाइम, 1 टाइम, मतलब ये बनेगा m1. v का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब L1 T-1 का स्क्वायर होगा, लेकिन पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी ये 1 इंटू 2 बनेगा L2, -1 इंटू 2 बनेगा -2, यानी एनर्जी के डायमेंशंस आ गए L2 m1 T-2. एंड इसके साथ अभी 8 हो गए ना. 9th वाला चार्ज, इसके डायमेंशंस भी आपको लर्न करने हैं. चार्ज के डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम. करंट काय असतं, चार्ज पर युनिट टाइम. लेकिन करंट चार्ज हम मोजू शकत नाही. आपण चार्ज मोजायचं कोणतं डिवाइस आपल्याकडे नहीं है. अपन मेजर क्या कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं. इसलिए चार्ज का फॉर्मूला बनता है करंट इंटू टाइम. ठीक है. तो करंट इंटू टाइम बना तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, करंट एक बार मतलब I1, टाइम एक बार मतलब T1, I1 T1, I1. हे बघा, लेंथ इज डिनोटेड बाय L, मास येतो, टाइम येतो, टेम्परेचर येतो K, K टेम्परेचर K और थीटा, कधीतरी थीटा असू शकतो. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक करंट है तो I, और A भी होता है बट हम I फॉलो करेंगे. ठीक है. एंड उसके साथ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के डायमेंशंस इन जनरल नहीं होते, आलेच तर आपण त्याला डायरेक्ट मोल म्हणणार. ठीक है. अब यहाँ पे चार्ज हो गया. इसके बाद में आता है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q. W का मतलब वर्क. वेरी गुड. तो वर्क के डायमेंशंस बोलो, L2 m1 T-2. हे इथे लिहिलेत बघा, विसरले असले तरी पण. L2 m1 T-2 अपॉन कौन है, चार्ज. तो चार्ज के डायमेंशंस सिंप्लीफाई कर देंगे तो L2 m1 T-3 I-1. हे 10 डायमेन्शन्स जर तुम्ही लर्न केले तर फिजिक्समध्ये कुठल्याही फॉर्म्युल्याचे डायमेन्शन्स कसेही आपल्याला डिराइव्ह करायचे असेल प्रॉब्लेम येणार नाही. पण जर हे 10 डायमेन्शन्स तुमच्याकडून लर्न झालेच नाही तर उद्या आणि परवा 2 लेक्चरमध्ये आपण अबंडंट नंबर ऑफ खूप सारे डायमेन्शन डिराइव्ह करणार आहे. मग तिथे तुम्हाला थोडा नाही खूप जास्त प्रॉब्लेम येऊ शकतो. आणि जर डायमेन्शन्स काढताना प्रॉब्लेम आला तर लक्षात घ्या, नंतर ॲप्लिकेशन ऑफ डायमेन्शन ॲनालिसिसमध्ये प्रॉब्लेम येणार आहे. कळालं ना. त्यामुळे प्रॉब्लेम तुमचे सॉल्व्ह होणार नाही. त्यामुळे आजचं टास्क काय आपलं, हे 10 लर्न करायचे. खूप मोठं टास्क आहे का, जाता जाता 2-4 वेळा रिवाइज केलं तरी पण होऊन जाईल. एरिया, व्हॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस,
बरोबर सांगितलं असं ॲज्युम करू आपण. लिहून झाले सगळ्यांचं. आज काहीच टास्क नाही ना, मॉड्यूलमधून काही करायचं आहे ना इकडे तिकडे, फक्त हे 10 डायमेंशंस लर्न पाहिजे. क्लियर है? चलो तो रिमेनिंग पार्ट जिसमें हम कल के लेक्चर में रिमेनिंग सारे डायमेंशंस डिराइव करने वाले हैं. विल कंटिन्यू शार्प ॲट 4 PM. आजच्या सारखं लेट येऊ नका.